आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की रूपरेखा प्रस्तुत करें। यह प्रश्न मध्यकालीन भारत से लिया गया है। यह बीए के पेपर नंबर 3 ऑनर्स पेपर से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यह बीए पार्ट 2 में अधिकतर बार पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्नों के पूछने के दूसरे तरीके हैं सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली पर प्रकाश डालें। यानी यह प्रश्न दो तरीकों से पूछा जा सकता है, या दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की रूपरेखा प्रस्तुत करें अथवा सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली पर प्रकाश डालें। यह दोनों में से किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो आपका, तो आप इस जवाबों को बेहतर तरीक़ों से लिख सकते हैं और इसके जवाब को हम बेहतर तरीके से अभी चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत शासन का स्वरूप इस्लाम धर्म में शरीयत की प्रमुखता दी गई है। सभी मुस्लिम शासक शरीयत के अधीन होते हैं और वे शरीयत के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। अतः मुसलमानों को केवल राजनीतिक प्रधान माना गया था, जिनको धर्म के कानून के अनुसार शासन करना होता था। दिल्ली सल्तनत के समस्त सुल्तान राजनीतिक प्रधान थे, परंतु उनका शासन कुरान तथा इस्लाम धर्म के कानूनों के अनुसार चलता था। देश में एक केंद्रीय शासन होता था। केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान होता था। केंद्रीय शासन सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तान पद के लिए उत्तराधिकारी का कोई अस्थायी नियम नहीं था। ऐसा नहीं कि सुल्तान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र ही सिंहासन पर बैठे, परंतु इल्तुतमिश के काल में उत्तराधिकारी की परंपरा प्रारंभ हो गई। सल्तनत काल में एक राजधानी होती थी जहाँ से सुल्तान अपने पूरे राज्य का शासन चलाता था। सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार था। वह अपनी संतान में पुत्र हो अथवा पुत्री, वयस्क हो अथवा अवयस्क उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार था। रजिया शिहाबुद्दीन खिलजी तथा तुगलक शाह को सिंहासन प्राप्त होने का यही आधार था। महिलाओं तथा अल्पवयस्क शहजादों को सिंहासन पर बैठाने का प्रयोग सफल नहीं हुआ, परंतु सुल्तान द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी अयोग्य होने की स्थिति में सरदारों द्वारा सुल्तान का निर्वाचन प्रारंभ हो गया। सुल्तान इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, मुबारक, खिलजी तथा फिरोज तुगलक सरदारों की सहमति से चुने गए सरदार थे। तलवार की शक्ति द्वारा भी सिंहासन के अधिकार को प्राप्त करने के उदाहरण इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, खिज खां तथा बहलोल लोदी तलवार के बल पर सुल्तान बने थे। दिल्ली सल्तनत के लगभग सभी सुल्तान स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन प्रणाली के संस्थापक थे। सुल्तान को कानून बनाने, उन्हें लागू करने तथा न्याय प्रदान करने का पूर्ण अधिकार था। सेना का सर्वोच्च सेनापति भी सुल्तान ही होता था। सुल्तान की आज्ञा सर्वोपरि थी। पदाधिकारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, उनका स्थानांतरण, उनको उपाधियों का वितरण, इन सब पर सुल्तान का अधिकार था। इनका व्यवहारिक प्रयोग सुल्तान की शक्तियों पर निर्भर करता था। सुल्तान के दुर्बल होने पर सरदार खलजी, मुबारक शाह खलजी तथा मोहम्मद तुगलक जैसे सुल्तान ही उलेमा वर्ग के प्रभाव से सुरक्षा के साथ साथ उसका विस्तार करना तथा इस्लाम धर्म की सुरक्षा करना चाहता था। इस्लाम के अनुसार सुल्तान के प्रमुख कर्तव्य थे धर्म की रक्षा करना, इस्लाम के राज्य की रक्षा करना, प्रजा में शांति स्थापित करना, दंड की व्यवस्था करना, यातायात के साधनों की व्यवस्था करना, काफिरों से जो कि मुसलमान न हो युद्ध करना,
कर असूल करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना इत्यादि। संक्षेप में राजा अथवा शासक के सभी कर्तव्य सुल्तान के बतलाए गए हैं। अमीरों की संख्या अमीरों की संस्था। दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक संगठन में अमीरों की संस्था का बड़ा महत्व था। सर्वप्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ने उनका संगठन किया था। ये अमीर बड़े शक्तिशाली तथा प्रभावशाली थे। प्रायः ये उच्च वंश के लोग होते थे और वे मुसलमान के साथ सहयोग से कार्य करते थे तथा परामर्श द्वारा सुल्तान का पथ प्रदर्शन भी करते थे। तत्कालीन राजनीतिक इन अमीरों का बड़ा प्रभाव था। ये प्रायः शासक को निर्वाचित करते थे क्योंकि इस युग में उत्तराधिकारी का कोई भी निश्चित नियम नहीं था। इस्लाम की सेवा करना इन अमीरों का प्रधान सिद्धांत था। इनका विचार था कि धर्म की रक्षा राज्य के बिना नहीं हो सकती तथा राज्य का अस्तित्व धर्म के बिना नहीं हो सकता है। अमीरों के आपसी विचारों की एकता ही उनके एक सूत्र में बांधे रखती थी। जब तक सुल्तान अपने कर्तव्यों का पालन करता था वे उसकी सहायता करते थे तथा जब सुल्तान अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगता था तब वे विद्रोह के द्वारा सुल्तान को पदच्युत कर अन्य योग्य व्यक्ति को सुल्तान का पद प्रदान कर देते थे। परंतु कालांतर में अमीर लोग स्वार्थी एवं धन लोलुप हो गए और उनकी स्वार्थपरता के कारण ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। अमीरों के साथ उलेमा लोग भी थे। अमीर एवं उलेमा जिसे चाहते थे उसे सुल्तान घोषित कर देते थे और बाद में उसकी आज्ञा का पालन करने की शपथ ले लेते थे। कालांतर में उलेमाओं का भी पतन होने लगा। इसलिए बलबन, अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक ने अमीरों के साथ साथ उलेमाओं को भी राजनीति में बिल्कुल अलग कर दिया। मंत्रिमंडल। सुल्तान को परामर्श देने के लिए मंत्रिमंडल होता था जिसमें निम्नलिखित प्रमुख अधिकारी थे। पहला, नायब। साधारणतः निर्बल, अयोग्य और नवयुवक शासकों के समय ये नायब के पद पर किसी कुशल सैनिक अथवा प्रभावशाली अमीर को नियुक्त किया जाता था। सुल्तान के समस्त अधिकार का नायब सुल्तान के नाम में प्रयोग करता था और शासन के सभी विभागों तथा अंगों का निरीक्षण करता था। वजीर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण था। यथार्थ में प्रधानमंत्री को ही वजीर कहा जाता था। यह अर्थ विभाग को संभालता था। यह विभाग दीवाने विराजत के नाम से प्रसिद्ध था। यह सुल्तान के उपरांत सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। वजीर के अधीन अनेक कर्मचारी होते थे जिनमें अग्रलिखित 3 को विशेष महत्व प्राप्त था। पहला, नायब वजीर। दूसरा, मुशरिफ ए मुमालिक। तीसरा, मुस्तौफी ए मुमालिक। दीवान ए इंसा। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति आलेख विभाग का अध्ययन होता था। सुल्तान के फरमान इसी विभाग द्वारा जारी किए जाते थे और उच्च स्तरीय पत्र व्यवहार के लिए भी वही उत्तरदायी होता था। आरिज ए मुमालिक। यह व्यक्ति सेना संबंधी सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता था। इस विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। सद्र उस सुदूर। यह मंत्री धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता था तथा राजकीय दान विभाग का अध्यक्ष भी यही होता था। यह विभाग ज़कात नामक कर से प्राप्त होने वाले धन को लेकर केवल मुस्लिम जनता का पर व्यय करता था। काजी उल कुजात। प्रायः सद्र उस सुदूर ही इस पर कार्य करता था और न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। मजलिस ए खलवत। उपयुक्त मंत्रियों के अतिरिक्त सुल्तान को परामर्श देने के लिए परामर्शदाताओं की विशाल संख्या होती थी और इसे ही मजलिस ए खलवत कहते थे। सुल्तान के कुछ व्यक्तिगत मंत्री, विश्वसनीय पदाधिकारी तथा प्रमुख उलेमा ही इसके सदस्य होते थे। खरीद ए मुमालिक।
उस यह मंत्री सूचना तथा गुप्तचर विभागों का अध्यक्ष होता था तथा डाक चौकियों आदि का भी प्रबंध करता था। शाही प्रबंधक यह मंत्री सुल्तान के गृह विभाग का अध्यक्ष होता था। इसका शासन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता था। वास्तव में सुल्तानों के मंत्री उनके सेवक होते थे। उपयुक्त सभी मंत्री सुल्तान के आज्ञाकारी थे और सुल्तान द्वारा ही नियुक्ति किए जाते थे। मंत्रियों की नियुक्ति उनकी योग्यता एवं प्रतिभा पर निर्भर थी। यद्यपि सुल्तान के उत्तम परामर्श को मान लेता था, परंतु मानना या न मानना उसकी इच्छा पर निर्भर था। सैन्य संगठन भारत में मुसलमान विदेश से आए थे। उन्हें शासन स्थापित करने के साथ साथ रक्षा की भी समुचित व्यवस्था करनी पड़ी, जिसके लिए उन्हें एक विशाल सेना रखनी पड़ी। इन्होंने हिंदुओं के राज्य को जबरदस्ती छीना था, अतएव उसने भी राज्य की रक्षा करनी होती थी। आए दिन देश में विद्रोह भड़क उठते थे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए सुल्तानों को एक शक्तिशाली सेना का निर्माण करना पड़ा था। सीमा की सुरक्षा का प्रश्न भी सुल्तान के सामने महत्वपूर्ण था। इन सभी कारणों से दिल्ली के सुल्तानों ने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था। अतः सैनिक व्यवस्था के लिए दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका प्रधान आरिज ए मुमालिक होता था। सेना में कई प्रकार के सैनिक रखे जाते थे। प्रथम सैनिक प्रांतीय गवर्नरों के अधीन थे। इनकी नियुक्ति गवर्नर या अमीर करते थे। ये सैनिक अमीर, सूबेदार अथवा गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे तथा सैनिक सुल्तान की आज्ञा पर युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे। अन्य प्रकार के सैनिक हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने जाते थे। ये लोग धर्म युद्ध में भाग लेते थे। सेना के लिए घोड़े अरब तथा तुर्किस्तान से मंगाए जाते थे। घोड़ों की दागने की व्यवस्था भी की गई थी। सेना में हाथी तथा पैदल भी होते थे। पैदल सैनिक घोड़ों की दागने की व्यवस्था पैदल सैनिक पायक कहलाते थे। ये लोग वर्छी तथा तलवारों से युद्ध करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय से तोपखाने का भी प्रयोग होने लगा। किलों को उड़ाने के लिए मशीनें थी तथा राज्य का ओर से अपने अनेक दुर्ग भी बनाए गए थे। इन दुर्गों में सेनाएं रहती थी तथा अस्त्र शस्त्र तथा सैनिक की आवश्यकता के अन्य पदार्थ भी एकत्रित रहते थे। न्याय विभाग सल्तनत युग में सुल्तान न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह राज्य का रक्षक समझा जाता था तथा काजियों के द्वारा किए गए फैसलों के विरुद्ध अपील सुनता था। उनके सामने नए मुकदमे भी पेश होते थे। विद्रोहियों के मुकदमों का फैसला या तो स्वयं सुल्तान करता था या उनकी सेनापति सैनिक अदालतों में उनके मुकदमों का निर्णय करते थे। मोहम्मद तुगलक ने विद्रोहियों के मुकदमे के लिए अलग अदालत खोली थी, जो दीवाने सियासत कहलाती थी, क्योंकि उसके समय में आए दिन विद्रोह होते रहते थे। सबसे पहले मुकदमा हजीब के पास जाता था। यदि निर्णय संतोषजनक न हो तो काजी ए मुमालिक की अदालत में पेश होता था और बाद में सुल्तान स्वयं उसकी सुनवाई करता था। जब सुल्तान मुकदमा सुनता था तब काजी ए मुमालिक कानूनी सलाह के लिए सुल्तान के बगल में बैठता था। दीवानी के मामले में पेशी दीवाने कजा में होती थी। काजी ए मुमालिक इसका भी प्रधान होता था। जेलों की उचित व्यवस्था नहीं थी और अधिकतर पुराने किलों को भी जेल बनाया जाता था। जेलों का शासन प्रबंध भी उचित रीति से नहीं होता था और उसने बहुत अधिक स्वभिचार व्याप्त था। प्रांतीय शासन सल्तनत के प्रारंभिक काल में प्रांतों का स्वरूप ही निश्चित नहीं था, बल्कि अविजित या अर्धविजित क्षेत्रों को अमीरों में बांट दिया जाता था और इन अमीरों का कार्य
उन क्षेत्रों को जीतकर उस पर नियंत्रण स्थापित करना था। इन क्षेत्रों को इक्ता और इन अमीरों को मुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को प्रारंभिक रूप यही था, ये इक्ता बराबर नहीं होते थे। बाद में इन स्थिति में परिवर्तन हुआ और सल्तनत का स्थायित्व होने लगा। जब सुल्तान स्वयं नवीन क्षेत्रों को जीतते थे और विजित प्रदेशों के क्षेत्रों को में विभाजित करके उन पर अमीरों को नियुक्ति करते थे, तो सुल्तान उन अमीरों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण भी करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में दो प्रकार के इक्ते थे। प्रथम वे इक्ते जो पहले से चले आ रहे थे, अलाउद्दीन ने अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। द्वितीय नवविजित दक्षिणी राज्य जिन पर उसने सैनिक सूबेदार नियुक्त किए, हिंदू शासकों की रियासतों जिन्होंने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उन्हें भी इक्तों के समक्ष रखा गया। प्रांतों के सूबेदार को वली या नजीम कहा जाता था। तुगलक के काल में साम्राज्य का क्षेत्र कम हो जाने से इक्तों या प्रांतों की संख्या भी कम हो गई थी। इस प्रकार सल्तनत काल में प्रांतों की संख्या घटती बढ़ती रही। दिल्ली सुल्तानों की इक्ता व्यवस्था उनके शासन की मुख्य विशेषता रही। भारत में प्रचलित समानती प्रथा को नष्ट करने और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को केंद्र से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इक्ता प्रणाली का प्रयोग किया गया। इस प्रणाली का प्रारंभ सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। सुल्तान ने अपने दूरस्थ प्रदेशों में जिन बड़े सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की, उनको वेतन देने की प्रथा के रूप में वह व्यवस्था आरंभ हुई। इन सैनिक अधिकारियों को सुल्तान अपने राजकोष से वेतन नहीं देता था, वरन उन्हें एक निश्चित भूमि क्षेत्र प्रदान कर दिया जाता था। इस भूमि क्षेत्र में होने वाली आय से वे अपने वेतन प्राप्त करते थे। छोटे भूमि क्षेत्र के अधिकारियों को इक्तादार पुकारा जाता था और प्रांतीय या सूबा स्तर के अधिकारियों को वली, मुख्ता, अमीर या मलिक पुकारा जाता था। वली या मुख्ता को प्रशासकीय तथा अन्य अधिकार भी प्रदान किए गए थे, जबकि छोटे इक्तादारों को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। प्रांत के सूबेदार अपने प्रांत में सुल्तान के समान सभी शक्तियों का केंद्र होता था। प्रांतीय शासन भी केंद्रीय शासन का प्रतिरूप होता था। वे अपनी सेनाओं के सेनापति होते थे तथा अपने प्रांत में राजस्व संग्रह करना तथा न्याय संपादन करना भी उनका दायित्व होता था। वे अपने अधीन कर्मचारियों को नियुक्त करते थे। सुल्तान विश्वस्त अमीरों को ही सूबेदार नियुक्त करते थे। इन प्रांतपतियों पर शक्तिशाली सुल्तान ही नियंत्रण रखने में सफल हो सकते थे। दुर्बल सुल्तानों के शासनकाल में प्रांतीय सूबेदार स्वयं स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। यह सैनिक सूबेदार प्रणाली जागीरदारी प्रथा पर आधारित थे और यह सल्तनत प्रशासन की दुर्बलता थी। प्रांतों में साहिब ए दीवान राजस्व विभाग का प्रमुख था, जो सूबेदार से स्वतंत्र था, जिसकी नियुक्ति वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान करता था। उसके सहायक दो अधिकारी मुतारिफ और कारकुन होते थे। अन्य प्रांतीय अधिकारियों में नाजिर, वाकुफ, प्रांतीय आरिज और काजी होते थे। शासनीय प्रशासन स्थानीय शासन की भी विशेष व्यवस्था की गई थी। सल्तनत के प्रांत सिक्कों में विभक्त थे। सिख का शासक सिकदार कहलाता था। सिख पुनः सरकारों में बंटे हुए थे। सरकार परगनों में और परगने ग्रामों में बंटे हुए थे। प्रत्येक ग्राम का प्रबंध करने के लिए मकदम से सहायता ली जाती थी। पटवारी मालगुजारी संबंधी पत्र रखता था। परगने के प्रबंध के लिए चौधरी होता था। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी भी होते थे जो परगने के शासन में योग देते थे। इनमें से एक फसल का निरीक्षण करके लगान निश्चित करता था।
एक लगान वसूल करता था और एक चपरासी का कार्य करता था। लेखक का कार्य करने वाले कारकुन कहलाते थे जो हिसाब किताब रखते थे। आज के सेशन सत्र के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ में कमेंट्स करके बतलाएं कि और आपको किस प्रकार की सुविधा दी जाए। थैंक यू एवरीवन।